नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए वर्ष 2043 का उत्तराखंड, जहाँ सीमांत गांव का एक छात्र अपने गांव से ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ाई कर रहा है। यहाँ गांव की महिला अपने घर से ऑनलाइन व्यवसाय चला रही है। यहाँ किसान मोबाइल से फसल बेच रहा है। यहाँ मरीजों को डॉक्टर से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ युवा दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर नहीं बल्कि अपने गांव में रहकर दुनिया की कंपनियों के लिए काम करेंगे। क्या यह संभव है या फिर यह केवल एक सपना है? दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने विकसित उत्तराखंड 2043 के रोड मैप की चर्चा की थी, लेकिन आज हम उस नींव की बात करेंगे जिस पर भविष्य का उत्तराखंड खड़ा होगा, और वह है डिजिटल उत्तराखंड मिशन। क्योंकि 21वीं सदी में विकास की नई भाषा है डेटा, डिजिटल तकनीकी और ज्ञान। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966, उत्तराखंड के भविष्य पर विचार, संवाद और समाधान का मंच। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के विकास विषयों के जानकार और जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, उत्तराखंड संवाद चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, थैंक यू। आपने एक विशेष 2043 का जो विजन के ऊपर डिस्कस करने के लिए बुलाया, धन्यवाद, थैंक यू। रावत जी, कई लोग कहेंगे कि पहले सड़क, अस्पताल और रोजगार की बात होनी चाहिए, फिर डिजिटल उत्तराखंड की इतनी चर्चा क्यों है? आप सभी को पुनः नमस्कार। उत्तराखंड संवाद 1966 में सभी लोग देखने वाले और सुनने वाले, क्योंकि हमारी स्पीचेस ऐसी होती है, हमारे जो लेक्चर, तो हम एक इमेजिन कर रहे हैं। आजकल एआई का जमाना है, तो एआई में एक चीजें इमेजिन हो रही हैं। अब ये आप क्या सोच सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2014 में जब ये आए थे, तो उसी टाइम ये मई की बात थी। मई में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था 2014 में, और जून में इसकी और ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी। एक अलग से मिशन बनाने की बात हुई थी कि डिजिटल, खासतौर पे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाने की बात हुई थी कि हमको इस डिजिटल मिशन के लिए स्किल्ड लोग चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो कैबिनेट नोट जो अप्रूव हुआ था, आई थिंक 14 या 15 जुलाई को 2014 में अप्रूव हो गया था। और मई में देखिए, मई में इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मई, जून, जुलाई, तो 14, यही समझ लीजिए कि आज से यानी 12 साल पहले की बात है। तो मानना पड़ेगा कि एक विजन प्रधानमंत्री जी का क्या रहा है। अब उन्होंने कहा भी एक हमें सपने तो देखने हैं, विजन तो लेना है, लेकिन उनको परफॉर्म कैसे किया जाएगा। तो वो जो मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो बल्कि आप, मुझे याद है वो उसका जो ऑफिस हुआ करता था, एक कनॉट प्लेस के सामने शिवाजी स्टेडियम है, तो वहां पे स्टेडियम के नीचे उनको जगह दी थी। ये भी पता नहीं था कि यार, क्योंकि सब मिनिस्ट्रियों के ऑफिस हैं, किसी का कृषि भवन है, उद्योग भवन है, शास्त्री भवन है, निर्माण भवन है, इनमें सब जगह, लेकिन उसके नाम से कोई अलग से उसको जोड़ करके 2-3 मिनिस्ट्रियों में से अलग अलग डिवीजनों को हटा करके एक मिनिस्ट्री को बनाया गया था। तो ये मानना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अलग से एक सोच बनाई है। अब सवाल ये आ रहा है कि हम उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, पहले सेंट्रल मिनिस्ट्री एक सोच बनाती है, उन्होंने एक जो स्किल डेवलपमेंट का मिशन बनाया, उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें आनी है। तो उस समय सोच लिया गया था। अब हमारे उत्तराखंड वालों ने ये क्या सोचा है, किस तरह से सोचा करके, अब ये बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा में भी डिजिटल का काफी तेजी से विकास होना है। स्वास्थ्य का तो काफी तेजी से, आपने देखा होगा कि जनरली कोरोना पीरियड में ये चीजें, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया था, ऑनलाइन ही हेल्थ की सर्विस भी हो गई थी,
बहुत ये भी बोला गया था कि बहुत जरूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए। और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की बात, ये भी सारी वो डिजिटल हो रही थी, सब ये आधार बन चुकी थी डिजिटल की। तो हम तो अपने घर में बैठ करके बजट बना रहे थे आने वाले उस टाइम का। तो एक बड़े सोचने वाली बात थी कि भाई जैसे ही मान लीजिए मार्च के महीने ये हुआ था, मार्च के में फाइनल टच चल रहा था सब चीजों का, तो ये डिजिटल की ओर हम अचानक कैसे बढ़ गए, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के अंतर्गत ये मिशन पहले से रेडी 2014 से चल रहा था। उसके साथ ही बिजनेस का, बैंक के साथ बिजनेस जुड़ा हुआ है, तो सरकारी सेवाएं तो ऑलमोस्ट ये हो ही रहा था तकरीबन। आधार का अपडेट करना और आपको ऑनलाइन कई सुविधाएं मिल रही थी लगातार। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने भी अपने को एक मजबूत करने के लिए, मतलब आगे डेवलपमेंट विकास करने के लिए, और आने वाला जो टाइम है ना, मुझे लग रहा है जो डिजिटलाइजेशन की ओर नहीं बढ़ेगा तो वो प्रदेश पीछे रह जाएगा। प्रदेश पीछे रहेगा तो देश पीछे हो जाएगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दे दिया है 2043 का, तो क्या आप वहां तक बिल्कुल रेडी हो जाइए। अब हमें देखिए, भारत सरकार में रहते हुए ये तो मालूम है कि भारत सरकार क्या कर रही थी, क्या मिशन था, क्या मोड है, लेकिन उत्तराखंड सरकार के बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है। तो जनरली वो भी जो केंद्र सरकार की बातें होती हैं तो वही उन बातों को अपने धरातल पे लाते हैं धीरे धीरे करके। तो एक मतलब डिजिटल उत्तराखंड और कैसे उसका विकास हो करके, तो ये क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं। ऐसे ही नहीं बन जाता डिजिटल उत्तराखंड, कभी फाइलों में नहीं बनेगा, कभी ऐसे करके। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि फाइलें भी डिजिटल हो चुकी हैं, और आज कोई फाइल को आप 2 दिन 3 दिन 24 घंटे के अंदर फाइल क्लियर करनी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। जहां पे आज आप ये देख रहे हैं बैंकों में आपको नहीं गए हुए कम से कम 6-6 महीने हो जाते हैं। पहले कभी ऐसा होता नहीं था। बैंक में जनरली लोग बात जाते रहते थे और वहां लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो आज तो बहुत आसान हो गया है इस तरह से। तो एक डिजिटल जो है, एक हम लोग एक विकसित भारत की ओर जब बढ़ रहे हैं तो विकसित उत्तराखंड की ओर भी बढ़ेंगे। और एक सही मायने में कहा जाए तो एक ये बहुत अच्छी चीज है, और आगे हमको इसकी तैयारी और अच्छे तरीके से, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, चाहे बैंकिंग डिवीजन हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी आने वाली चीज, सब चीजों में इसको आगे बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। जी साथियों, आजकल डिजिटल तकनीकी कोई अलग क्षेत्र नहीं है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासन सभी का आधार बन चुकी है। आज बैंकिंग डिजिटल है, व्यापार डिजिटल है, सरकारी सेवाएं डिजिटल है। यदि उत्तराखंड डिजिटल रूप से मजबूत नहीं होगा तो विकास की गति भी सीमित रह जाएगी। इसलिए डिजिटल उत्तराखंड कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। दोस्तों, आपकी नज़र में गांव के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। रावत जी, सरकारें अक्सर डिजिटल विलेज की बात करती है, लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? देखिए, जो डिजिटल विलेज है यानी डिजिटल गांव है, अब ये एक कॉन्सेप्ट है कि अब वाईफाई लगेगा तभी तो डिजिटल कहलाएगा, इंटरनेट की सुविधाएं होंगी बहुत अच्छी। तो मीनिंग है जैसे ऑनलाइन एजुकेशन। अब वो कहेंगे यार क्या स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो ऑनलाइन एजुकेशन, यही तो मीनिंग हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्पेशल क्लासेस होती हैं और ऑनलाइन की बाहर से मान लीजिए कोई स्पेशलिस्ट है तो उसकी यहाँ अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए फिजिक्स का टीचर अवेलेबल नहीं है तो आपको बाहर से ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा, उससे बात कीजिए। और ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा का मतलब है कि डॉक्टर भी आपको एक किस्म से बता रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है इस तरह से। तो आजकल ये भी चल रहा है, जैसे यहाँ से आप डॉक्टर, मतलब आपको डॉक्टर सामने कहीं और जगह बैठे हैं, वो देखते हैं हाँ भी आपको क्या क्या सिम्टम हो रहा है, सामने सामने बैठ करके, यानी ऑनलाइन ही। तो उससे एक डॉक्टर जो यानी कि मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं आपको, वो तुरंत आपकी रिपोर्ट के अनुसार
आसानी से मिल जाती हैं, तो वो बहुत फास्ट होगा। यानी हम 4G से 5G की ओर जा रहे हैं, इसीलिए ये जो फास्ट इंटरनेट के लिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, मेडिकल सुविधाएं होगी ये सारी। अब डिजिटल बैंकिंग है, बैंकिंग में भी है। अब वो कैश का जमाना तो ऑलमोस्ट खत्म होने की ओर है धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं है कि गांव में पैसा इकट्ठा कीजिए, कोऑपरेटिव होता है कई चीजें, फिर वो बैंक में जाके जमा करते हैं। तो अब वो कुछ हो ऐसी सुविधा हो जाएगी कि भाई आप ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही हो जाएगा, कि कहाँ से आपको किसी को पैसा चाहिए उसके अकाउंट में चले गया पैसा, और अब उसको कोई सुविधा लेनी है, उसको किसी और को देना है, उसके भी ऑनलाइन चले गया। तो ये चीजें बतानी पड़ेंगी सारी चीजें। और दूसरी बात है डिजिटल पंचायत का होना। उसके लिए पंचायत का कितना बजट आता है, क्या आता है, पारदर्शी हो, कितना पैसा बचा हुआ है, कितना पैसा आगे क्या क्या चीजें होनी है, कहाँ क्या नहीं हुआ है। और जहां से पैसा आया, केंद्र सरकार से पैसा आया तो स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से आया तो सीधा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट से आया तो एसडीएम के पास, एसडीएम से आया नीचे पंचायत वाले के पास आया, तो वहां गांव तक पहुंच गया, ऑनलाइन पहुंचा सीधा। आपको कहीं किसी कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई बीच में मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। तो ये चीजें, उससे डिजिटल पंचायत। अब मान लीजिए स्वास्थ्य का पैसा है तो स्वास्थ्य के लिए लगेगा, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि का है तो कृषि के लिए लगेगा, पशु फार्मिंग का है तो फार्मिंग के लिए लगेगा, डेयरी उद्योग वगैरह जो भी है, एनीवे बागवानी का है तो बागवानी के लिए। तो ये बहुत अच्छे तरीके पारदर्शिता हो जाए। अच्छा, ऑनलाइन जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, आपको कहीं राशन कार्ड बनाना है ये भी ऑनलाइन हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, और आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है आपको, और मेडिकल का कोई कार्ड बनाना है उससे रिलेटेड, और भी हैं बहुत सारे, जॉब कार्ड बनना है, कई चीजें हैं ऐसे। अब सवाल ये कि अब डिजिटल कृषि, अब अगला जो है डिजिटल कृषि, वो हम इसमें भी ले आए, कनेक्ट कर रहे हैं। तो डिजिटल कृषि का मतलब है कि आप आईएमडी से भी पूछ सकते हो कि आज बारिश होगी तो हमें कौन सी फसल अभी पहले लगानी है, नहीं लगानी है, किस टाइम क्या होगा, किस तरह से। और आप वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, उनसे भी पूछ सकते हो, वो भी ऑनलाइन होता है आजकल तो। बल्कि एक दूरदर्शन का एक कृषि से रिलेटेड एक यानी चैनल भी है, वो भी बहुत अच्छा बताता है। उसमें एक मैडम एक पंचायत से रिलेटेड काम वो करते हैं, वो सभा करते हैं, तो उसमें ऑनलाइन आप सवाल पूछ सकते हो और आपका जवाब भी मिलेगा। जैसे आईएमडी है, मान लीजिए पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके भी वो भी डायरेक्ट उससे मतलब आपसे लिंक कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। ये सारी चीजें, कैसे क्या बुआई होनी है, किस तरह से क्या, कौन सा बीज कहाँ से मिलेगा, किस तरह से ये। फिर है डिजिटल रोजगार। अब ये कि आपने सुना तो था कि रोजगार भी डिजिटल हो जाएगा, वो कहीं कैसा रोजगार डिजिटल हो जाएगा। अब आप पहले तो ये होता था कि ऑफिस जाना है या फैक्ट्री जाना है या सारी चीजें तभी आपका रोजगार होगा। तो अब ये है कि कुछ चीजें डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है। जैसे मान लीजिए नोएडा में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एआई से सेक्टर से रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे आईटी सेक्टर की, उनका कोई फैक्ट्री में काम नहीं है, उसमें वो सारा ऑनलाइन काम चलता है। और दूसरा जो सर्वर का काम होता है वो सारा उससे रिलेटेड होता है कि आपको कैसे किससे कनेक्ट करना है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने हमारे यहाँ वाटर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री थी हमारी लास्ट वाली, तो वहाँ साइंटिस्टों से पूछता था कि ये लैब में कहाँ कहाँ क्या होता है। उन्होंने बताया कि उसमें सब पानी का डेटा होता है, वाटर का। तो वैसे ही हर फील्ड का अलग अलग चीज है। तो एमडी वाला अपना मौसम विभाग का देता है, यहाँ वाटर से रिलेटेड वाटर का देगा, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर का होगा। तो आपको जॉब किस टाइप से करनी है, आपको पता होगा आजकल क्लाउड से रिलेटेड है या कुछ और, डेटा साइंस वगैरह कई चीजें ऐसी आ रही हैं, बहुत नई नई चीजें आ रही हैं। तो उसमें सिस्टम बने हुए, को पायलट की आजकल बहुत सारी चर्चा हो रही है। हालांकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो प्योर डिजिटलाइजेशन के कर रहे हैं, 2043 का एक ये जो विजन है, तो इसके ऊपर आज अभी हमारे पास टाइम बचा है, कम से कम 18 साल करीब बचे हैं, 17-18 साल। तो इसमें इसका हम पहले सोच रहे हैं, तो ये चीजें होंगी करके। तो ये मुझे लग रहा है कि हमें इसके लिए रेडी होना चाहिए, और ये सारी सुविधाएं आसानी से गांव के डिजिटल विलेज के अंतर्गत आने वाले टाइम में उपलब्ध होंगी। तो हम किस तरीके से आसान हो जाएगा, एक मतलब गांव नहीं रह पाएगा, तो विलेज तो होगा, वो डिजिटल विलेज होगा।
ये विकसित भारत के अंतर्गत विकसित राज्य की परिकल्पना, विकसित पंचायत, डिजिटल पंचायत। जी साथियों, जैसे कि रावत जी ने बताया, डिजिटल विलेज का मतलब केवल वाईफाई नहीं है। डिजिटल विलेज का मतलब है कि वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा हो, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं हो, डिजिटल बैंकिंग हो, डिजिटल पंचायत, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, डिजिटल तरीके से कृषि हो और डिजिटल रोजगार हो। जब ये सभी सुविधाएं गांव में उपलब्ध होंगी, तब उसे वास्तविक डिजिटल विलेज कहा जाएगा। रावत जी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। क्या डिजिटल विकास इस समस्या को कम कर सकता है? देखिए, लोग जो है ना गांव छोड़ते हैं, वो किस कारण? उनको जाना है शहर में। खास तौर पे ये देखा गया, हमें कहाँ जाना है, नोएडा जाना है, फरीदाबाद पे, सबसे पहले दिल्ली जाना है। तो दिल्ली के बाद आप बोलने लग गए कि नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और भी जो भी है। मान लीजिए अब तो पानीपत सोनीपत भी हमारे जो फैक्ट्री सेटअप है, उनमें इस बार कई जो लड़के आए थे, नवयुवक, तो वो कहने लगे कि हम पानीपत में है, सोनीपत में है, कई फरीदाबाद से भी आगे, कुछ पलवल का एरिया, कुछ इस तरह से। तो अब ये जो नई एनसीआर का कॉन्सेप्ट बन रहा है, एक सेटअप बन रहा है नई नई चीजों का। अब होता क्या है कि उनको जाना है शहर में। अब गांव में क्यों नहीं रुकना? मान लीजिए गांव को आपने बहुत कुछ बना दिया, लेकिन आप गांव का शब्द, आपको याद होगा गुड़गांव है, तो बहुत टाइम तक गुड़गांव ही माना जाता था। वो कहते हैं यार क्या गुड़ बनता है वहां पे? अब ये तो हम नहीं जाएंगे कि गुड़गांव कैसे कहा जाता था। तो वैसी गाजियाबाद का स्थिति था, वैसी फरीदाबाद का स्थिति था, वैसी नोएडा का स्थिति था। नोएडा भी न्यू इंडस्ट्रियल ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, एन से न्यू, ओ से ओखला, और इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, ऐसा कुछ था नोएडा की फुल फॉर्म जो है। तो मतलब एक इंडस्ट्रियल बेल्ट को बनाया गया था। तो एक सिटी हो गया, नोएडा सिटी हो गया, फरीदाबाद सिटी हो गया, गाजियाबाद सिटी हो गया, और गुड़गांव भी सिटी हो गया। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया, गुरुग्राम। तो जरा जरा टाइमली टाइमली चेंज होता रहता है, ठीक है कि नहीं? तो अब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि जैसे हम विकसित बनेंगे, तो हमको एक टारगेट को अचीव करना है। वो है टारगेट 67 से 70% हम लोग शहरीकरण की ओर जाएंगे, अर्बनाइजेशन की ओर। तो 30% लोग हम जो है ना गांव में रहेंगे, और 70% हम शहर की ओर जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा, हम जनरली ये कहते हैं कि हम नगर पंचायत की ओर जा रहे हैं, गांव से, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत की ओर। तो उसमें क्या होगा कि सुविधाएं अच्छी है और मिलेंगी। तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, तो आज ये कहेंगे कि हम नैनीताल में काम करते हैं, हम देहरादून में काम करते हैं, तो वो कहेंगे यार देहरादून के गांव में कोई गांव होगा जैसे, वो कहेंगे नहीं गांव का नाम है, तो वो कहेंगे देहरादून में। अब लोगों को लगे देहरादून में काम करते हैं, लेकिन वो कहीं गांव में, एरिया में, जैसा आपने रानीखेत का बोला, इस तरह से शहरीकरण। अब जो गांव में इंटरनेट सुविधाएं और डिजिटल स्किल, ये सारी चीजें, ऑनलाइन रोजगार, ये सारी चीजें उपलब्ध मान लीजिए हो जाती हैं, फिर भी क्या वो गांव गांव रहेगा या एक अर्बनाइजेशन की ओर चले जाएगा? तो टाइमली टाइमली नाम भी उसका बदला जाएगा। तो गांव इसीलिए लोग छोड़ते हैं। तो हमने जैसे नाम दिया, हम जरा जोड़ेंगे कि मॉडर्न सिटीज के नाम से हम नमो सिटी का नाम दे रहे हैं। 4 सिटी फाइनल भी हो गई है, फाइनल हो ही गई करीब करीब। उनको मतलब 3-3 साइट है, उनमें से एक एक साइट होनी है। तो हमारी भी एक नमो सिटी उत्तराखंड की बनेगी, जैसा हम कहते हैं। तो अब वो नमो सिटी बनने से अब गांव के आदमी नहीं रहेंगे, वहां पे हाईटेक एक सिटी होगी वो। तो उससे क्या होगा कि डिजिटल तो होगा ही, गांव तो आपको डिजिटल करने हैं, ब्रॉडबैंड की सुविधा सारी मिल रही है। लेकिन आप कहेंगे यार मैं दिल्ली से कहाँ जा रहा हूं, आपने बॉस से बोला सर मैं ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करूंगा अपने गांव से, वो कहेगा अरे भाई गांव में तो सुविधाएं नहीं है। कहेगा, आप कहोगे नहीं नहीं मैंने नैनीताल जा रहा हूँ, या अल्मोड़ा जा रहा हूँ, या देहरादून जा रहा हूँ, कहेगा हाँ हाँ जाओ वहां जाने के लिए। लेकिन आप कहोगे यार मैं तो भिक्या सेन जा रहा हूँ, नौला ग्राम पंचायत जा रहा हूँ, चौखटिया जा रहा हूँ, कहेगा अरे कहाँ जा रहे हो, तो
वहां तो कोई सुविधा ही नहीं होंगी। बात भी सही है। जो आगे चौखुटिया से आगे जहां झील बननी है तड़कताल में, वहां अभी भी बीएसएनएल का एक टावर है। वो टावर ही कई बार बंद हो जाता है, वहां सुविधाएं नहीं मिलती। तो आने वाले टाइम में यदि ये सारे डिजिटल अब हो रहा है, ब्रॉडबैंड, ये सारी चीज जगह बिछाई, मतलब लाइनें चल रही हैं। टाटा ग्रुप और बीएसएनएल की तरफ से ज्वाइंट वेंचर। परसों मंत्री जी का भी, उनका मैंने, आईटी मिनिस्टर है उनका भी मैंने, वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य राजेश सिंधिया, तो उनका भी मैंने वो वक्तव्य सुना था। वो कह रहे बीएसएनएल गांव गांव तक पहुंचेगा और टाटा ग्रुप उसमें ज्वाइंट वेंचर है उसका। तो ऑनलाइन सारी चीजें हो जाएंगी। तो हमको एक स्टाइल बदलना होगा और आने वाले टाइम में गांव शहर बन गया तो फिर तो आपको शहर वही गुड़गांव और वही नोएडा, सारी चीजें, पलायन तो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको टाइमली जगह का नाम बदलना पड़ेगा। मैंने गुड़गांव का जो आपको बताया, गुड़गांव कुछ नहीं था, गुड़ बनाने वाला गांव था, ऐसे ही बोला जाता था। और वैसे एक धोलेरा सिटी है जो मैंने डील किया था, आज उसका नाम, पहले उसका नाम था गांव धानुका। एक तालुका है, वो एक पंचायत जैसी है समझ लो। तो वो गुजरात में है। आज वहां देखिए ना क्या क्या बनना है उसके सराउंडिंग। एयरपोर्ट वहां पे धोलेरा का, मेट्रो का काम चल रहा है और नई रेलवे लाइनें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें। तो वो क्या हो गया, अब वो कहेगा अहमदाबाद से मैं धोलेरा जा रहा हूं, वो कहेगा अच्छा, नया आदमी सीईओ बोलेगा अच्छा धोलेरा सिटी, यस। तो वो हम भी वही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, नोएडा वाला काम हम कहाँ करेंगे, नमो सिटी में। कहेगा ठीक है, ओके। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि हम, चाइना ने भी ऐसे अचीव किया है। चाइना आज से 20 साल पहले या उससे पहले, बहुत पहले, वो करीब करीब 80 या 90 में अचीव कर चुका है 70% का, और वो कहीं आप ऊपर जाने की ओर है। और हम अभी भी 30% से, मतलब हम 65% के आसपास हम गांव में रहते हैं, तो वही 30-35% हम शहरों में रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का मिशन है कि हम 70% हम शहरीकरण की ओर आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ शहरों, कुछ गांवों के नाम, सब गांवों को इकट्ठा करके, तो उसी मुहिम में हम उत्तराखंड गवर्नमेंट से कहेंगे कि आप 2-3 ग्राम पंचायतों को मिला के नगर पंचायत बनाइए और उन्हीं में से कम 5-6 नगर पंचायतों को मिला के नमो सिटी का निर्माण कीजिए। तो स्टेट हाईवे के और नेशनल हाईवे के किनारे किनारे जितने ग्राम पंचायतें हैं उनका चेंज कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली प्लान रुक जाएगा। अब आप सुविधा देंगे तो प्लान रुक जाएगा। और नाम भी बदला जाता है। आपको याद होगा, जब छोटा बच्चा होता है उसका चुन्नू मुन्नू नाम रख देते हैं, तो जब वो बड़ा होता है तो वो कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, इसका नाम क्या है, डॉक्टर यशपाल। कहते यार इसको तो पहले बिट्टू नाम कहते थे। तो नाम वैसे बदल जाते हैं। तो वैसे ही हमारे, यानी गांव के नाम भी शहरों में बदलेंगे तो हम लोग शहरीकृत हो जाएंगे। और दूसरी बात है, डिजिटल तो होना ही है, लेकिन गांव का कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्ट इनटू सिटी, वो भी जरूरी है। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है प्लान रुक जाएगा। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा हमारा एडवाइस है, एडवाइस कह लीजिए, रिक्वेस्ट है। हम ये समझ लेते हैं, जो भी हम डायरेक्शन देते हैं कोशिश करते हैं कि एक हम ऐसी फ्यूचर की डायरेक्शन हो जो एक्चुअल में होती है। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि नमो सिटी का निर्माण, ऐसे और भी बहुत सारी टाइप की सिटी होंगी। तो जो ग्राम पंचायत सिटी में चली जाएंगी तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, डिजिटल स्किल होगा। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं खासतौर पे, वैसे तो पूरे भारत की बात होती है, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। डिजिटल स्किल होगा, ऑनलाइन रोजगार होगा, और ये सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब ये कि डिजिटल स्किल होगा, स्किल्ड लोग होंगे तो स्किल भी होगा, बिल्कुल ऑनलाइन रोजगार होगा। और ये मतलब ऑलमोस्ट ये आने से गांव से पलायन, गांव क्या सिटी हो जाएगा, वो सिटी से तो कोई पलायन नहीं करता। तो ये उत्तराखंड में आने वाले फ्यूचर का विजन डॉक्यूमेंट है और उसके लिए डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है और पलायन पे पूरी तरह से रोक लग जाएगी, बल्कि रिवर्स
माइग्रेशन वापस होगा। जी। दोस्तों, लोग गांव इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वहां अवसर नहीं है। यदि गांव में इंटरनेट, डिजिटल स्किल, ऑनलाइन रोजगार, ये चीजें उपलब्ध हो जाए तो हजारों युवाओं को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के गांव मजबूत बने तो इस वीडियो को अपने गांव, अपने मित्रों और अपने परिवारों के लोगों तक जरूर पहुंचाइए। रावत जी, आज पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है। क्या उत्तराखंड इसका लाभ उठा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इंटरनेट की सुविधाएं अच्छी होंगी तो वर्क फ्रॉम हो सकता है। वर्क फ्रॉम होने का मीनिंग क्या है? जब आपको वहां से सीईओ पूछ रहा है और कंपनी जो कनेक्ट होती है, आप चाहे वो विदेश से भी कनेक्ट होती है, तो हमारे रिलेटिव है, उनको यूरोपियन कंट्री का कुछ काम दिया है, तो वो कहते ठीक है, मैं अपने वापस यानी आपने जहां से वो आए हो तो वहां जाकर के मैं काम करूंगा दिल्ली की बजाय। तो सब पॉसिबल है। तो उसके लिए युवा को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, या ग्राफिक डिजाइनिंग है, और डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, और ऑनलाइन जो टीचिंग है, ये सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम से ही है। तो ये सुविधाएं सारी इंटरनेट पे हैं। और साथ साथ में ये जो एक माध्यम है, जो मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के अनुसार वो, और उसके बाद ग्राफिक चीजें हैं, तो ये, और डिजिटल मार्केटिंग है। और डिजिटल मार्केटिंग यानी आपने घर बैठे बैठे ही सब कुछ कर लिया। आजकल कई चीजें यूट्यूब में भी आप देख रहे हैं, वो टैगिंग करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको, आदमी को क्या है कि पहले उसको एडवाइस लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ऑनलाइन उसको सीखना पड़ेगा कि भाई टैगिंग क्या होती है। तो वही मार्केटिंग है। आपने कोई उस चीज का मार्केटिंग कर सकते हो। कोई मान लीजिए किसी टाइम में क्या होता था, मॉडलिंग होती थी, तो मॉडलिंग किस लिए की जाती थी कि भाई उसका बिजनेस बढ़े। यानी कुछ जीन्स की मॉडलिंग थी। मुझे याद है अक्षय कुमार का एक बारी वो मॉडल्स बने थे, तो जीन्स का मॉडलिंग था। तो कह रहे कुछ देर के लिए उनको जीन्स पहना के ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी थी, तो उससे उनको अच्छा पैसा मिला। या तो मुझे पता नहीं था इसमें कि इसमें इतना पैसा है। तो वो एक मार्केटिंग है। तो कई चीजें हैं उसमें। अब कंटेंट को क्रिएट करना, ये भी एक बड़ी बात है कि किस टाइप का आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप बताएंगे एक बुद्धिमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें, यानी बुद्धिमत्ता वाली चीजें बताएंगे। या आप किसी के बारे में भी पूछ लीजिए, आप एआई से पूछ रहे हैं आप, तो एआई के अंदर ये चीजें सब भरी गई है ना। क्या आप पूछ रहे हैं कि मुझे यहाँ से इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मुझे कैसे पहुंचूंगा और मुझे वहां पे क्या क्या करना चाहिए, ये भी सब कुछ बता रहे हैं। और मैं बीमार हो गया हूँ, डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, तो आपको पूछ रहे हो। तो ये सब एडवाइस है। तो ये ऑनलाइन टीचिंग, यानी कि वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल आसान है। ये सारे सारे एक गांव में बैठा बैठा हुआ आदमी ये सब कुछ कर सकता है। तो उसके लिए वर्क फ्रॉम माउंटेन एक भविष्य, जो हम ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड की एक पहचान बनेगी आने वाले। स्वास्थ्य के हिसाब से देखिए, आप ऑनलाइन यहां से कर रहे हैं। अब दिल्ली जैसे एरिया में आप करते हैं तो एक छोटे से कमरे में आपको बैठ करके करना पड़ता है। वहां से कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, एनीवे डिस्टर्बेंस हो रहा है। और मान लीजिए वहां पे लाइट चली गई, बाई चांस कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो वहां आपको बिल्कुल रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा विदाउट पंखा या विदाउट एसी। तो यहाँ पे हेल्थ वाइज भी ठीक रहेगा, और यानी कि एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। मतलब हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो इस ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। तो गांव के हिसाब से ये सारी चीजें डिजिटल और ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आसानी से एक वर्क फ्रॉम माउंटेन वाली जो अवधारणा है, वो हम उत्तराखंड में इस पहचान को हम पूरा कर सकते हैं। जी। साथियों, यदि गांव में अच्छी इंटरनेट सुविधा हो तो ये वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन टीचिंग जैसे कार्य जो है अपने गांव से ही कर सकते हैं और भविष्य में वर्क फ्रॉम माउंटेन उत्तराखंड की नई पहचान बन सकता है। रावत जी, पहाड़ के बच्चों को शहरों जैसी शिक्षाएं कैसे मिलेगी? देखिए, ये आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया है, खासतौर पे एजुकेशन के उसमें। अभी तक हम छोटा छोटा ब्रीफ करके इसमें एक एलोबरेट करके बता सकते हैं कि डिटेल से कि कैसे शिक्षा मिलेगी। देखिए, मेरे माइंड में परसों एक चीज आ रही थी, तो मैंने कहा यार यहाँ पे गर्मियों में क्यों ना स्कूल को ओपन किया जाए। यहाँ पे सर्दियां जो पड़ती है तो सर्दियों में छुट्टी दी जाए, तो गर्मियों की छुट्टी ना हो। गर्मियों में बहुत ज्यादा तेज गर्मी तो शायद पहाड़ों में नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आता है गर्मी में घूमने के लिए, तो उस समय क्लासेस लग सकती हैं। मैंने जनरली ये देखा है कि नैनीताल में जब मैं एक बार एग्जाम देने गया था वहां पे, तो उस समय वहां पे क्लासेस चल रही थी, यानी कि प्रेयर वगैरह चल रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा जून के महीने यहाँ पे स्कूल चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, यहाँ सर्दियों में छुट्टी पड़ती है, नवंबर दिसंबर की जो दिसंबर जनवरी की छुट्टियां पड़ती है, उसमें 2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी। तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे बिल्कुल आसानी से हो सकती है कि भाई उस समय क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो गर्मियों में दिल्ली जैसे शहरों में काफी गर्म एरिया हो जाता है, तो वहां से वो लोग अपना एक टीम बना के यहाँ पे आए। एक खुलवे जी का मुझे एग्जाम्पल पता है, ये फिनलैंड से शायद कोई स्कूली बच्चे आए थे, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हैं, खुलवे जी मासी के हैं। तो कह रहे थे कि मैं उन बच्चों को यहाँ लेके आया और वो कुछ कहीं जंगल में उनका ट्रैकिंग वगैरह टूर वगैरह कई चीजें थी। तो उस समय उन बच्चों को इंटरेक्ट हमारे यहाँ के बच्चों के साथ भी किया जा सकता है फिजिकल, मतलब सामने सामने उनसे बात की जा सकती है। और दूसरी बात है, अब हमने कहा कि जैसे ऑनलाइन की क्या चीजें हो सकती है। मान लीजिए ठीक है, अब वो बच्चा फिनलैंड वापस चले गया, तो कहता है कि यार मैं उस स्कूल में गया था, कैसे बात हो, तो किस तरह से ऐसे बात हुई है, और वहां उनके जो टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, वो टीचर यहाँ पे कैसे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, तो हर हर स्कूल में कम से कम 11th-12th के लिए और नीचे वालों के लिए भी एक एक, एक कमरा, एक अलग से 2-3 कमरे इस टाइप से हों, जो कि खास तौर पे एआई से रिलेटेड हो, यानी कि उसमें वर्चुअल क्लासेस चले, ऑनलाइन लैब हो और एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित लर्निंग हो। ये मैंने तो भविष्य की जो शिक्षा का ये हिस्सा बनेंगी ये जो प्लेटफॉर्म है। अब मान लीजिए चमोली गढ़वाल का है, पिथौरागढ़ का है, बागेश्वर का है, ये काफी इंटीरियर जगह हैं। जैसे सर्दियों में यहाँ पे बर्फ पड़ जाती है, ठीक है ना, तो वहां पे सर्दियों में भी वहां पे स्कूल कुछ टाइम खुले रहते हैं, लेकिन वो डीएम को आदेश होता है कि आप बंद कर सकते हैं उस समय। अब मान लीजिए बेंगलुरु के बच्चे आना चाहें, तो वो विंटर में तो नहीं आएंगे ना, तो वो समर में आएंगे, तो समर में वहां स्कूल खोलिए, बहुत अच्छा मौसम होगा। तो बेंगलुरु के बच्चे कैसे देखेंगे, वो कहेंगे कि आ सके तो ठीक है, जैसे मैंने फिनलैंड का एग्जांपल दिया, नहीं तो वर्चुअल क्लासेस से। तो इस तरह से अब वहां जो टीचर हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो भी एआई से, मतलब उनको नॉलेज होना चाहिए, उनको आपको एक ट्रेनिंग बहुत अच्छी देनी पड़ेगी कि इनको कैसे वो करना है। जैसे मान लीजिए आज बोला कि फिजिक्स से रिलेटेड है या केमिस्ट्री का है या कुछ ऐसे है, तो आज उनकी एआई क्लास होगी, या कॉमर्स से रिलेटेड है, मतलब बिजनेस के कुछ फंडा है कुछ इस तरह से, तो आसानी आसानी तो वो कहेंगे आज एआई क्लास होगी। कभी मुझे याद है हम लोग जब प्राइमरी से गवर्नमेंट स्कूल में जब दिल्ली में गए थे, तो उस समय वहां टीवी दिखाया करते थे, तो टीवी में क्लासेस चलती थी मैथ की। जैसे आज है टीवी की क्लास है, 2-3 क्लासेस होती, टीवी का मैथ का है, तो मैथ के अच्छे वाले टीचर पढ़ाते थे, अच्छे वाले नहीं सभी अच्छे वाले टीचर हैं, तो स्पेशलिस्ट जो टीचर होते थे वो पढ़ाते थे। तो कभी कभी उनमें ऐसा भी होता था, हम लोग कहते हैं क्रिकेट आ गया है,
तो क्रिकेट वाला मैच, क्योंकि वो तो देखना, ये पीरियड तो हमका 45 मिनट का है, तो 45 मिनट वहां पे देना ही है। तो वो एक क्लासेस उस टाइम का एक सिस्टम था, 76-77 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। कहते हैं टीवी, आज स्कूल में टीवी दिखाया गया, तो आज तो कंप्यूटर सब जगह गांव गांव में पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन लैब, वर्चुअल क्लासेस, एआई आधारित। अच्छा, एक मैंने स्कूल का बहुत पहले जिक्र किया था, खरकेरा नाम की जगह है, वहां कोई साइंस का टीचर नहीं आना चाहता, और जनरली ये साइंस के टीचर कहाँ से अपॉइंट करते हैं, कुछ नीचे प्लेन वाले होते हैं उनको भेजते ही है। वो कहते हैं वहां तो रोड कनेक्टेड नहीं, वो छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, कई बार आते नहीं है, कई बार वो ट्रांसफर के चक्कर में लगे रहते हैं, कई कुछ होता है। तो उनके लिए सिंपल है वर्चुअल क्लासेस, यानी लैब भी ऑनलाइन कर दो, तो ठीक है, टीचर नहीं आ रहा तो वो टीचर वहीं से अपना लेक्चर डिलीवर करें, जैसे भी जो भी क्लास से करना चाहता है, ये भी आसानी से हो सकता है। तो ये एक नया एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो मतलब दूर दूर का जो बच्चा है वो भी आसानी से कुछ भी सीख सकता है, वो भी कहीं बेंगलुरु के बच्चे से कम नहीं। आज इंजीनियरिंग का जो हब है उसको बेंगलोर माना जाता है। यानी आप यदि फॉरेन कंट्री नहीं जा पाए, यूएस, कनाडा, जर्मनी वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ना जा पाए, तो आप कम से कम बेंगलोर चले जाएं। जो टॉप के इंजीनियर निकलते हो बेंगलोर से निकलते हैं, ये बताया जाता है, ये अभी भी एक धारणा है। हालांकि अब और भी स्टेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कर्नाटक से भी आगे चले गए। तो मेरा मतलब है कि सबको एक समान एजुकेशन मिल सके, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल कोई मीडियम कोई माने नहीं रखता। इंग्लिश के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो आसानी से आपको अपनी लैंग्वेज में सिखाते हैं। वो चाहे इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे हिंदी में बात कर सकते हैं। हमारा ये यूट्यूब वाले अभी इसको डबिंग कर देंगे, ये चाहे कोई स्पेनिश वाला भी इसको सुनेगा, कोई फ्रांस वाले भी सुनेगा, फ्रेंच में भी सुनेगा। तो मैंने फिनलैंड का जो बच्चा है वो अपनी वहां की लैंग्वेज आती है, फिनिश कुछ लैंग्वेज होती है शायद उनकी, तो अलग अलग जर्मन का डेलीगेशन आएगा, जर्मन वाले कई बार पंचायतों में मैंने देखा है कि वो आते हैं। वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा इंग्लिश में, तो वो बात इंटरप्रेटर भी होता है साथ में। इंटरप्रेटर तो आज का मोबाइल फोन है, डबिंग का सिस्टम आ गया है, सभी चीजें, तो आसानी से सबको एजुकेशन मिल सकती है। तो ये एक फ्यूचर अच्छा है, वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन लैब और एआई आधारित जो लर्निंग है, और भविष्य की जो ये जो प्लेटफॉर्म है, एक भविष्य की जो शिक्षा है उसका ये हिस्सा बनेंगे। 2043 का उत्तराखंड के लिए खासतौर पे हमारा जो इंटीरियर है उसके लिए हमारा एक विजन है जी। साथियों, क्या आपके गांव में इंटरनेट और ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा पर्याप्त है? अपना अनुभव कमेंट में लिखिए। रावत जी, यदि आपको सरकार को सलाह देनी हो तो आपका रोड मैप क्या होगा? देखिए, 2026 से 30 के बीच में एक मिशन जो तैयार करना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरी तो ये सलाह रहेगी, खासतौर पे आप हाई स्पीड इंटरनेट तो दे रहे हैं, तो देखिए ये प्लान है और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और साथ साथ में मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी आपको। मैंने तीसरा पक्ष जो बताया कि मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, कहीं पे ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कि जल और नल ये दोनों हुए नहीं हुए। वैसे ही हमारा ये इंटरनेट यहाँ से लेके बद्रीनाथ तक देने की पूरी संभावना है। बद्रीनाथ में टूरिस्ट आता है तो उसका एग्जामिन हो जाता है, कि वो उनको पता लग जाता है कितनी कंप्लेंट आई, कितने क्या आया, इंटरनेट काम कर रहा है। अब यहाँ एक सवाल ये हो गया है कि ब्लॉक भी डिजिटल हो जाएंगे, गांव भी डिजिटल हो जाएंगे, और जिला भी डिजिटल हो जाएगा, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं खास तौर पे कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। अब वहां मान लीजिए आपने वो चीजें सुविधाएं दे दी, तो आप खंबे तो लगा दिए, गवर्नमेंट का तो पैसा हो गया, खर्च हो गया, और वो उससे रिलेटेड अब मान लीजिए कोई है भी या नहीं भी है, ये भी एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उन्होंने बोला है जितने गांव हैं सबको ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, यानी इंटरनेट से जोड़ना है, और फास्ट इंटरनेट से। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम है, ठीक है कि नहीं। तो अब साथ साथ ये चीजें भी आई हैं, तो ये ठीक है, उन्होंने बोला जी इसमें इतने विलेजेस को वो नहीं होना है क्योंकि वहां पे लोग नहीं है, और सबको सुविधाएं दे दी हैं। जिसका ग्राम प्रधान होगा तो वो गांव में ऑटोमेटिकली डिजिटलाइजेशन हो जाएगा पूरा, और हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा। अब यह है कि उसको सुविधाएं, रोड कनेक्टिविटी से लेके सारी चीजें और भी हैं,
तो वो जो एआई बताएगा आपको कि भाई हाँ यहाँ पे आपका इंटरनेट तो पहुंच गया है, लेकिन आपकी सुविधा के नाम पे रोड नहीं गई है, हॉस्पिटल नहीं है, कई चीजें नहीं है। ये इससे सारी चीजें एक जो हमको 2030 से 35 का जो रोड मैप तैयार करना है, 2043 में सशक्त बने करके, ये उसमें कई चीजें आ जाएंगी। अब दूसरी बात है कि इनोवेशन जो सेंटर है, इनोवेशन एआई सेंटर, आपको याद है ये आपको जानकारी है कि वे डेटा जो सेंटर बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं। 8 अभी डेटा सेंटर अप्रूव हुए हैं, इसमें नोएडा का अभी 5 साल के अंदर सेटअप हो जाएगा बता रहे हैं। तो वो सारी हमको जो सुविधाएं नोएडा के मतलब ये सराउंडिंग एरिया यहाँ से लेनी पड़ेगी, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में उत्तराखंड के प्लेन एरिया में एक डेटा सेंटर ऐसे लगाए जाए सॉरी। तो जो डिजिटल माउंटेन स्टेट बनाना उत्तराखंड को, ये इस तरह से तब पॉसिबल हो पाएगा। दूसरी बात, मैंने एक चीज और गवर्नमेंट को एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा और डायरेक्शन रहेगी कि आप जितने भी लोग हैं वहां पे, चाहे ऑफिसर हैं चाहे कर्मचारी हैं, उनको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब ट्रेनिंग ऐसी जगह होनी चाहिए, उनकी गांव में ट्रेनिंग कराई जाए, ताकि जो ट्रेनिंग करने वाला देने वाला आदमी है उसको भी ये पता चले कि क्या असुविधाएं हैं यहाँ पे, तो उसको ठीक किया जाए। क्योंकि हम 2030 से 35 का मिशन बता रहे हैं, तो ठीक है नेट तो चलेगा, नेट के साथ साथ ये ट्रेनिंग, और आपको इनोवेशन सेंटर भी बनाने हैं, यानी कुछ नई खोज करनी है। नई खोज क्या है कि पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और नई चीजें। अब हम बता रहे हैं कि 2043 का विजन क्या होगा, उसके अंतर्गत हाई स्पीड का इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीजें मिशन मोड ये जो आएगा, तो आज बात कर रहे हैं उससे आएगा, तो सही कॉन्सेप्ट तो बना है ना। तो वो क्या है, इनोवेशन से तो हो रहा है, रिसर्च के माध्यम से हम रिसर्च कर रहे हैं, तब पता चल रहा है कि हाँ ये इनोवेटिव हो सकता है, इसका इनोवेशन, इसका खोज किया जा सकता है 2030-35 तक के उसमें, तब हम आगे विजन हमारा क्लियर हो पाएगा जी। तो साथियों, जैसे रावत जी ने अपना रोड मैप के बारे में जानकारी दी, उनके द्वारा उनका कहना है कि हर ग्राम पंचायत तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचे, हर ब्लॉक में डिजिटल स्किल सेंटर बने, हर जिले में इनोवेशन एवं एआई सेंटर बने, और उत्तराखंड को डिजिटल माउंटेन स्टेट बनाना। रावत जी, एक वाक्य में बताएं, 2043 के विकसित उत्तराखंड की पहली शर्त क्या है? देखिए सिंपल है, हर गांव तक डिजिटल पहुंच बने, और हर युवा तक, और डिजिटल कौशल, यानी हर युवा तक और हर गांव के एक युवा तक बिल्कुल ये चीजें पहुंचनी चाहिए, और डिजिटल कौशल यानी स्किल्ड होना चाहिए। सिंपल है जी। दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट है, डिजिटल उत्तराखंड का मतलब केवल इंटरनेट नहीं, यह शिक्षा का भी विषय है, यह स्वास्थ्य का भी विषय है, यह रोजगार का भी विषय है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह पलायन रोकने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। यदि उत्तराखंड को 2043 तक विकसित राज्य बनाना है, तो सड़कों के साथ साथ डिजिटल हाईवे भी बनाने होंगे। तो दोस्तों, विजन उत्तराखंड 2043 के अगले एपिसोड में हम जानेंगे एजुकेशन एंड स्किल रेवोल्यूशन। क्या उत्तराखंड का युवा भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार है? एआई एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन, स्टार्टअप कल्चर, और रोजगार और शिक्षा का संबंध। दोस्तों, आपकी राय में उत्तराखंड के गांव तक सबसे पहले क्या पहुंचना चाहिए? हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल रोजगार? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप उत्तराखंड के भविष्य पर गंभीर, तथ्यपूर्ण और समाधान आधारित चर्चा देखना चाहते हैं, तो उत्तराखंड संवाद 1966 के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं ओम प्रकाश, और आप देख रहे थे उत्तराखंड संवाद। रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले संवाद में। जी जी, धन्यवाद। तो साथियों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय नमस्कार। उत्तराखंड।